नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 11 स्पेशल लेकर। इसमें हम उन खबरों को खास तौर से लेकर आते हैं जो सीधा आपकी जिंदगी से जुड़े होते हैं। और इस वक्त एक बहुत बड़ा एक समस्या हमारे सामने खड़ा है, एक बहुत बड़ी ये चुनौती के तौर पर हमारे सामने खड़ा है। उसकी बात करेंगे, यानी कि डेंगू की बात सबसे पहले। इसके बाद हम बात करेंगे जमशेदपुर के उस कांड की भी जिसमें 9वीं की छात्रा के कपड़े उतारकर चेकिंग की गई कि वो चीटिंग तो नहीं कर रही थी, उसने खुद को केरोसिन तेल के हवाले डालकर आग के हवाले कर लिया और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के चाईबासा दौरे की भी बात करेंगे कि चाईबासा में जब पहुंचे थे गोयलकेरा में तो क्या कुछ किया, वो बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम डेंगू की कर लेते हैं। एक बड़ी चुनौती के तौर पर इस वक्त डेंगू सबके सामने है। झारखंड में एक बार फिर डेंगू पांव पसारता नजर आ रहा। सिर्फ रिम्स में 1 दर्जन से ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती हो गए हैं, जबकि राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती डेंगू मरीजों की संख्या 2 दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। वहीं निगम ने भी सभी वार्डों में दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट पर हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस डेंगू बीमारी से जुड़े हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। एक डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे और हमारे सहयोगी सत्यव्रत भी बताएंगे आपको कि आखिर ये समस्या कितनी बड़ी बनते जा रही, कितनी बड़ी चुनौती। तो पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद इस बीमारी के हर एक पहलू के बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे सहयोगियों के जरिए। झारखंड में डरा रहा है डेंगू का डंक। राजधानी में बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। रिम्स में 12 से ज्यादा मरीज भर्ती। झारखंड में एक बार फिर डेंगू का डंक डराने लगा है। सिर्फ रिम्स में 1 दर्जन से ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जबकि राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती डेंगू के मरीजों की संख्या 2 दर्जन से ज्यादा है। ऐसे में डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है। हर बार बरसात के मौसम के बाद मच्छर से काटने वाले बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो फिलहाल राजधानी रांची में डेंगू का जो खतरा है वो पूरी तरह से मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। रांची के सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है और फिलहाल रांची के इस सदर अस्पताल के डेंगू वार्ड में एक डेंगू के संदिग्ध मरीज को भर्ती किया गया है। वहीं राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के डेंगू वार्ड में करीब दर्जन भर डेंगू के जो मरीज हैं वो भर्ती हैं। अचानक ठंड और कपकपी के साथ तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर पर लाल गुलाबी चकत्ते आना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना, प्लेटलेट्स का तेजी से घटना। मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। इसमें अचानक तेज बुखार के साथ सिर दर्द, मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द के साथ शरीर पर लाल गुलाबी चकत्ते आने लगते हैं। में दर्द वगैरह ये हो, बॉडी में ऐंठन लगे, ये सब तो वो स्पेसिफिकली डेंगू का साइन सिम्टम है। और फीवर का हाइट भी 104-105 तक इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम लोग ये डेंगू जो है 4 तरह का होता है, तो डरने वाली बात नहीं है कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं इसकी स्थिति, वो जो उसका हेमरेजिक वेराइटी है वो अभी नहीं मिल रहा है। डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर निगम अलर्ट है। साफ सफाई के साथ फोमिंग की जा रही है। राजधानी के हर वार्ड में मच्छर मारने के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। वार्ड के हर एक कॉर्नर तक, हर एक नाली और जहां भी मच्छर के लार्वा उत्पन्न होने की उम्मीद है, चांसेस हैं, वहां कोने कोने में मच्छर मारने वाली दवा का स्प्रे प्रॉपर वे में करना है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। दिन में पूरी बांह के कपड़े पहने। घर और आसपास पानी जमा नहीं होने दें। लंबे समय तक किसी बर्तन में पानी भरकर ना रखें। मच्छर को पनपने ना दें। साफ सफाई रखें। डेंगू बहुत तेजी से झारखंड के कई इलाकों में फैल रहा है। नगर निगम छिड़काव और सफाई अभियान में तो जुटा है, लेकिन ये अकेले नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है। हम खुद अपने घर के आसपास पानी के जमा होने और सड़ने के स्थान का ध्यान रखें। कोशिश करें कि कहीं भी पुराने टायर, गमले आदि में पानी जमा ना हो पाए, क्योंकि डेंगू भी एक जानलेवा रोग है। डेंगू को लेकर विभाग अलर्ट है। निगम के द्वारा दवा का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन जरूरत है कि आप भी सावधानी बरतें।
घर पर और आसपास साफ सफाई रखें, मच्छर को पनपने ना दें। अगर आप जागरूक रहेंगे तो डेंगू के डंक को आसानी से कुचला जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत और शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है डेंगू, क्योंकि इस वक्त बारिश का पानी जमा है और सबसे एक खास बात इस मच्छर से जुड़ी है कि ये ग्रामीण इलाके के नहीं, शहर के साफ और सुथरे इलाके का ये मच्छर है। दरअसल जो डेंगू का मच्छर होता है एडिस एजिप्टी, वो साफ पानी में ही अंडे देता है, लार्वा देता है और वहीं से मच्छर पनपते हैं। इसलिए मतलब इस भ्रम में आप नहीं रहिएगा कि आप बहुत ही साफ सुथरे जगह पर रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं तो वहां पर मच्छर पनपने का खतरा नहीं, वहां भी खतरा है, क्योंकि वो खास तौर से डेंगू के लिए साफ पानी की आवश्यकता होती है। ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे पहलुओं को जानना बहुत जरूरी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास ही चलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बात जो हम लगातार इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं, पिछले कुछ एक दिनों से लगातार डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, केस टू केस से वैरी कर, हालांकि अब ये लगभग 2 दर्जन तक पहुंच चुका है। क्या ये बढ़ सकता है या फिर इसके इक्के दुक्के ही मामले सामने आते रहेंगे, या फिर एक बड़ी आप कहें कि एक बड़ी बीमारी के तौर पर भी सामने आ सकता है? आपने ठीक बताया कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में झारखंड और बिहार के जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं डेंगू से। तो ये बात जानना जरूरी है कि ये डेंगू का जो फीवर आ रहा है या जो बीमारी आ रहा है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि मॉस्किटो के माध्यम से, मच्छर के माध्यम से वो फैल रहा है। तो ये एक सीजनल वेरिएशन के साथ ही इस बीमारी का जुड़ाव है, खास करके बरसात में या बरसात के बाद जाड़ा जब शुरू होने वाला होता है तब ये बीमारी होता है। क्यों होता है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो पानी बरसात के द्वारा जो गिरता है वो हमारे छतों पे, गमलों में या कूलर में या टायर में कहीं भी किसी प्रकार, जैसे हम लोग बोलते हैं साफ पानी और गंदा पानी, वो एक्चुअली वो टेक्निकल टर्म है, साफ और गंदा। गंदा पानी मतलब कूलेक्स, जो जापानीज इनकेफ्लाइटिस मच्छर जो प्रोपोगेट करता है वो गंदा पानी या खेत वाला पानी। साफ पानी का मतलब ऐसा नहीं कि प्योर पानी, मतलब साफ पानी मतलब वो थोड़ा कम पॉल्यूटेड होगा पर वो कलेक्टेड, ट्रांसपेरेंट होगा। यस, यू आर करेक्ट। और वो कलेक्शन ऑफ वाटर, कलेक्टेड पानी, कहीं जमा हुआ पानी, तो उसमें कुलेक्स मॉस्किटो, उसमें ये जो एडिस एजिप्टी जो मच्छर है वो अंडा देता है और अंडा के पश्चात लार्वा और प्यूपा जो डेवलप करता है, उसके बाद एडल्ट, और उसी में वो वायरस होता है। ये मच्छर इज ए वेक्टर, मॉस्किटो इज ए वेक्टर, मच्छर कैरियर है, मच्छर कराता नहीं है, मच्छर वो ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह। पर वो जो कॉजेटिव एजेंट है वो डेंगू वायरस है, वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 होता है। तो यही मैं फिर पुनः वापस आना चाहता हूँ कि ये एक बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन जैसा है, जिसको हम लोग फ्लू बोलते हैं, जिसको हम लोग कोरोना का, उसका एक वेरिएंट कोरोना था। तो इसी प्रकार से ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि खास करके बरसात के बाद, चूंकि मच्छर का संख्या, एडिस एजिप्टी का संख्या कलेक्टेड पानी में ज्यादा होता है, इसलिए उसका ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। ऐसे किसी भी सीजन में वो हो सकता है, पर मच्छर के अधिकता होने के कारण, उसका प्रोपेगेशन होने के कारण बरसात के बाद या जाड़ा के पहले हम लोग को इसका मिलने का संभावना ज्यादा रहता है। खास तापमान में जो है वो ये खास तापमान एक खास सीजनल वेरिएशन, क्योंकि बारिश अगर पानी जैसे अगर जमा ही नहीं, जैसे गर्मी में मोटा मोटे तालाब, कुइयां, कूप ये सब सूख जाते हैं तो उसमें प्रोपेगेट करने का चांसेस कम होता है। पर बरसात में चूंकि हर जगह आपको पानी का कलेक्शन मिल जाता है, ताल, तलैया, कूप में कुआं हुआ, तो उसमें इसका प्रोपेगेशन ज्यादा होता है मच्छरों का। एडिस एजिप्टी जितना ज्यादा होगा, जितना प्रोपेगेट करेगा, उतना चांसेस आपको डेंगू का संक्रमण का ज्यादा है। तो ये डिपेंड, मतलब सर हम ये मानकर चले कि मतलब एक तो बात तो साफ हो चुकी है, क्योंकि जो मच्छर है वो सिर्फ करियर एक है, जी जी, वो ट्रांसमिट नहीं करा। लेकिन क्या अगर किसी शख्स को, मतलब किसी कोई व्यक्ति जो इस बीमारी से पीड़ित हो गया है, डेंगू से, डेंगू वायरस के चपेट में आ चुका है, तो क्या उससे जो मच्छर काटेगा उसके जरिए दूसरे अगर शख्स को काटता है बिल्कुल तो उसके पास ये पहुंच जाता है? जी जी, अगर किसी पेशेंट को डेंगू हुआ है और अगर उसको फिर वो मच्छर काटता है एडिस एजिप्टी, तो उसके माध्यम से डेंगू वायरस का ट्रांसमिशन का चांसेस रहता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मच्छरदानी लगा के सोना। मतलब अगर आपको डेंगू हुआ तो आप बहुत लोगों को डेंगू वो फैला सकते हैं, मच्छर के माध्यम से फैला सकते हैं।
तो वो मच्छरदानी लगा के रहना है ताकि हमको मच्छर काटे नहीं। और अगर डेंगू पेशेंट को काट के आया और आपको काट दिया तो आपको भी हो सकता है। दूसरा कि जो मच्छर का प्रोपगेशन का जहाँ जो कलेक्टेड वाटर है उसमें हम लोग उसको कलेक्ट ना होने दे, साफ करते रहे टाइम टाइम पे। तीसरा है कि अगर उसका जो लार्वा है, प्यूपा है, उसको हम लोग पनपने ना दें। मतलब ये सब रोकथाम का माध्यम में बता रहा हूँ। लार्वा, प्यूपा, एक खास बात मैं बताना चाहूंगा जो कि हम लोग सारे हमारे श्रोता को ये मदद भी करेगा कि चलिए पहले तो कलेक्शन होने नहीं देना है, वो साफ कर दीजिए, पानी का कलेक्शन कहीं नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर कलेक्शन है भी, मान लीजिए कि अब कुआं को तो आप हटा नहीं सकते हैं, ताल तलैया को हटा नहीं सकते, तो जो छोटा ताल तलैया है या कहीं जमा है और जिसको आप नहीं साफ कर सकते तो उसमें केरोसिन का ऑयल, केरोसिन तेल या हम लोग डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि लार्वा या प्यूपा जो होता है इनिशियल स्टेज, उसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है ग्रोथ के लिए। तो अगर हम लोग तेल ऊपर कर देंगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा, लार्वा प्यूपा मर जाएगा। दूसरा, बड़े पैमाने पे जो सरकार करती है, गैम्बुजिया नाम की एक फिश है जो कि वो लार्वा को या मच्छर को, वो एडिस एजिप्टी को खा जाता है। तो वो बड़े पैमाने पे, घर में आप नहीं कर सकते पर बड़ा तालाब में गैम्बुजिया फिश को हम लोग छोड़ देते हैं, तो उससे भी वो हम लोग उसको रोकथाम कर सकते हैं। DDT का स्प्रे करने से लार्वा, प्यूपा जो और एडल्ट्स, ये तीनों मर सकता है। पर वही है, सावधानी ही सुरक्षा। तो अगर हम लोग प्रिवेंशन करें, कुल मिलाकर सावधानी हमें प्रिवेंशन करना है, मच्छर को उगने नहीं देना, कैरियर ही नहीं रहेगा तो फिर वायरस ट्रांसमिट ही नहीं होगा। अच्छा, एक चीज ये भी कि क्या ये इम्यूनिटी पे भी निर्भर करता है कि अगर कोई दो तरह के शख्स हैं, एक को काटा, एक को हो गया, दूसरे को काटा, उसको भी होना जरूरी या फिर इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है? एग्जैक्टली हम लोग अभी पिछले कुछ देर से हम लोग कैरियर पे विस्तृत चर्चा किया। अब मैं उस जो एजेंट है जो बीमारी कर रहा है वो डेंगू वायरस है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के, अब तो 5वां भी आ गया, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। ये वायरस है बिल्कुल जैसे अभी पिछले 2 साल से जो हम लोग संक्रमित थे, मतलब जो वो आपदा जो झेल रहे थे, कोरोना वायरस बिल्कुल वायरस है। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे डेंगू हो, चाहे फ्लू हो, राइनो हो, HIV भी एक वायरस है। तो ये वायरस का विभिन्न तरह का प्रजाति है। और वायरस के साथ एक खास बात क्या है कि वायरस इन्फेक्शन हमको, आपको, सारे लोग को लगभग कभी ना कभी एक्सपोजर होता है। बिल्कुल। तो वो वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वो बीमारी कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये पूर्ण रूप से आपके प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, डेंगू का बड़ा कहर है, बड़ा लोग एप्रीहेंसिव या डरे रहते हैं। ऐसा नहीं है, डेंगू 90 नहीं 95% इंसान को होता है, बुखार के माध्यम से होता है, हल्का फुल्का शरीर में दर्द होगा और विद इन 5 to 7 डेज वो सेल्फ लिमिटिंग है। उस वायरस हमारे शरीर में प्रवेश किया, थोड़ा बहुत फीवर आएगा भी रिएक्शनरी, और 5 से 7 दिन में हमारा प्रतिरोधक क्षमता के एक्शन से वो समाप्त हो जाए। 95 to 99%। 1% केसेस में जो डेंगू का इन्फेक्शन होता है, चाहे उनका प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो या स्ट्रेस हो या किसी भी कारण से, उस 1% लोग जनसंख्या जिसमें वायरस का 100 अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो 99 क्लियरली निकल जाएंगे 1 सप्ताह बाद। और 1% को होगा वो डेंगू फीवर होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, और उसमें से भी बहुत कम प्रतिशत को डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है जो कि कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। उसमें ब्लीडिंग होने लगेगा, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, प्लेटलेट बहुत तेजी से फॉल करता है। और तीसरा स्टेज जो है वो बहुत कम मात्रा में होता है, वो तब होता है जब आप बिल्कुल नोटिस नहीं करें, सही उपचार नहीं करें, उसको मेडिकल अटेंशन नहीं दे, तो डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू फीवर पहला स्टेज, दूसरा डेंगू हेमोरेजिक फीवर और तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये 3 उसका सिक्वली है जिस माध्यम से पेशेंट को होता है। पर ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि डेंगू फीवर होगा 1 सप्ताह में 99% लोगों को सेल्फ लिमिटिंग है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बस पैरासीटामोल लेना है। हाँ, मिस एडवेंचर नहीं करना। मिस एडवेंचर का मतलब बुखार हुआ, अब हम इबुप्रोफेन लेने लगे या एस्पिरिन लेने लगे तो उससे ब्लीडिंग कम भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है तो वो बढ़ने का चांसेस रहता है। या मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं करना है। आप डॉक्टर से चिकित्सा परामर्श लें और उसी अनुरूप चले। 95-99% यू विल कम आउट हासिल। बिल्कुल। तो दर्शकों को देखिए, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आप आराम से मतलब इसका आप सामना कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सतर्कता आपको यह बरतनी जरूर है, पानी को जमा नहीं हो देना। सबसे बड़ी चीज ये कि जो करियर है मच्छर, जो एडिस इजिप्टी मच्छर है, जो करियर इसका बनता है, उससे पनपने नहीं देना भी किसी भी सूरत में, और उससे बचना भी है। मतलब कपड़े आप फुल बाजू वाले पहने, फुल कपड़े पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें लगातार। सर, एक चीज और ये कि जल्दी मच्छर किसी को काट दिया, किसी को वो एडिस इजिप्टी जो है जिसमें वो डेंगू का वायरस भी रहा हो, वो पहुंच गया किसी शख्स में, कितने दिनों में उसके लक्षण सामने आने शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल
फिर वही बात है कि वो अगर डेंगू वायरस मेरे शरीर में प्रवेश करता है, मेरा प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत है तो वो वायरस को मार देगा। अगर कमजोर है तो वो 3 दिन 5 दिन के अंदर वो प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसीलिए मैं फिर आना चाहता हूं उसके सिम्टोमोलॉजी पे, लक्षण क्या है जो आम आदमी कैसे पहचानेगा। कि मैंने फिर कहा कि अगर 5 से 7 दिन में हल्का फीवर आया, पैरासीटामोल लिया, सेल्फ फ्लू होता है तो क्या करता है, कुछ भी नहीं करते हैं, अपने आप पैरासीटामोल लेते हैं ताकि फीवर नहीं बढ़े, फ्लूइड्स ज्यादा लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो डेंगू में भी लक्षण है, कुछ अलार्मिंग साइन है, फ्लैग साइन है। तो उसमें क्या है कि अगर आपको बुखार आ रहा है 103 104 हाई ग्रेड फीवर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। दूसरा नंबर है कि आपको शरीर में जोड़ में दर्द, जोड़ों में दर्द, जो एक में ये अगर ये जो एडिस एजिप्टी है ये एक और वायरस का कैरियर है जिसको चिकनगुनिया बोलते हैं। डेंगू चिकनगुनिया साथ चलता है तो थोड़ा डायग्नोसिस में कभी कभी दिक्कत होता है। तो डेंगू में लार्ज ज्वाइंट जैसे केहूनी हुआ, गर्दन हुआ, घुटना हुआ, लार्ज ज्वाइंट में ज्यादा पेन होगा। चिकनगुनिया में स्मॉल ज्वाइंट में, उसके बाद चकत्ता दाग हो जाएगा, रैश जैसे शरीर में। डेंगू में लार्ज ज्वाइंट में दर्द होगा, जोड़ में, बड़ा जोड़ में दर्द होगा। दूसरा रैशेस होगा, फीवर होगा, सोर थ्रोट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नोज रनिंग हो भी सकता है, नहीं, पर पेन, लार्ज ज्वाइंट, फीवर और ये आपको रैशेस। और नॉर्मल आदमी जैसे क्या है कि मेडिकली हम लोग भाषा में एक चीज बोलेंगे जो श्रोता लोग को वो थोड़ा हेल्प करेगा, लॉ ऑफ 20 बोलते हैं हम लोग, रूल ऑफ 20 फॉर डायग्नोसिस। जैसे 20 है तो पल्स रेट किसी का नॉर्मल कितना होता है, 72 होता है, 70 से 72 या 80। अगर पल्स रेट किसी व्यक्ति का 20 बढ़ जाए तो भी डेंगू का अलार्मिंग साइन है। अगर सिस्टोलिक बीपी, ब्लड प्रेशर किसी का अचानक से घट रहा है 20 mmHg, वो भी अलार्मिंग साइन है। किसी का अगर हेमाटोक्रिट एक जांच होता है सीबीसी में, अगर वो 20% से ज्यादा बढ़ जाए तो भी अलार्मिंग साइन है। और अगर पेटेकियल अगर हम लोग एक टेस्ट करते हैं वो बांध के, अगर वो 20 चकत्ता जो दाग होता है पेटेकी रैश अगर 20 से ज्यादा पर इंच स्क्वायर है तो वो भी अलार्मिंग साइन है। तो दिस इज लॉ ऑफ 20। और इसमें क्या ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है क्या वो भी नापा जाता है जैसे हम नापते थे उस वक्त? नहीं, कोरोना में नहीं, वैसा उसमें नहीं है कि ऑक्सीजन फेलियर। इसमें इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है, जैसे क्यों होता है उसमें ऑक्सीजन पर जो आप बात बोले, डेंगू का एकदम बहुत सारा भ्रांति भी होता है, प्लेटलेट का दवा बढ़ा देंगे, प्लेटलेट बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। डेंगू का पैथोफिजियोलॉजी है कि कैपिलरी लीकेज, अंग्रेजी में एक टर्म है कैपिलरी, जैसे ब्लड वेसल्स है, धमनी है शरीर के अंदर, शरीर के धमनी, और धमनी के थ्रू ब्लड जाता है। तो धमनी में जो इंडोथेलियल सेल्स है उसमें परमिएबिलिटी, पारदर्शिता जो होता है वो बढ़ जाता है, परमिएबल हो जाता है, जिसके कारण कैपिलरी लीकेज, प्लेटलेट हो गया, आरबीसी हो गया, सब बह के ब्लड के धमनी से कैपिलरी के मेम्ब्रेन को पार करने लगता है, पार करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है, तो वो हार्ट पर भी दबाव पड़ता है। अब मान लीजिए कि अचानक से ब्लीडिंग होने लगेगा तो आपका इंटरनल ब्लीडिंग के कारण आपका बीपी फॉल करेगा, आप शॉक में जा सकते हैं। तो उसका ये बहुत सारा सिक्वली है। और ट्रीटमेंट में भी 20% लॉ लागू होता है। जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जैसे 20 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से 1 घंटा में हम लोग फ्लूइड, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अधिक से अधिक फ्लूइड, मुंह से आप फ्लूइड दीजिए, डाब पानी दीजिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर दीजिए, या अगर पेशेंट सक्षम नहीं है तो फिर हम लोग फ्लूइड 3 से 4 लीटर तक फ्लूइड एक दिन में हम लोग देते हैं। अगर जरूरत पड़े तो और ज्यादा भी दे सकते हैं। चलिए बिल्कुल। तो डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ बने हुए और सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ जुड़ गए जो लगातार इस क्षेत्र से जुड़ी बहुत सारी खबरें लेकर हम तक पहुंचते रहते हैं। देखिए सत्यव्रत किरण, देखिए डेंगू, और जिसे डॉक्टर साहब अपने टर्मिनोलॉजी में डेंगू भी कह रहे हैं, जाहिर बात डेंगू वायरस है और डेंगू शायद मच्छर को हम कहते हैं या बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जो भी डेंगू भी कह लें या डेंगू कह लें, जो हम लोगों को समझ में आए वो उसे आप समझ लें। तो इस डेंगू से जुड़े मामले को लेकर जो सबसे पहली रिपोर्ट या सबसे पहले कब रिपोर्ट किया गया था कि मतलब डेंगू ने दस्तक दे दी है, या जानकारी कब तक मिली थी, कैसे मिली थी? तो देखिए पंकज, सबसे पहले जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, और आज जो हम खबर दिखा रहे हैं उसका मकसद यही है कि हम लोगों को जागरूक कर सके। क्योंकि आपको याद होगा पंकज से कि आज से कुछ साल पहले रांची का जो हिंद पीढ़ी इलाका है वहां महामारी के रूप में जो चिकनगुनिया है उसने अपना पैर पसारा था, और कई लोग उसके जो है वो गिरफ्त में आए थे। इसीलिए खबर दिखाए जाने का एकमात्र मकसद है कि हम लोगों को डराना नहीं चाहते हैं, बल्कि न्यूज 11 भारत अपने लोगों को जागरूक करना चाहता है। क्योंकि अगर पिछले 2 दिनों की बात करें पंकज, तो राज्य में डेंगू के मरीजों की जो संख्या है
वो दुगनी हुई है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स में 13 जो है वो डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जिसमें एक पुलिस का जवान है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रांची के जिला सदर अस्पताल में जो है वो डेंगू वार्ड बनाया गया है कि अगर मरीजों की संख्या ज्यादा होती है तो उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भी रखा जा सके। लोगों से यही आग्रह है कि वो अपने घर के आसपास गंदगी जो है वो ना जमा होने दें। अपने घर के आसपास जो साफ पानी है या फिर जो बरसात का पानी है उसे जमा ना होने दे। वैसे पानियों में ब्लीचिंग पाउडर का और दूसरे जो कीटनाशक केमिकल हैं उसका छिड़काव करते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ रांची नगर निगम भी पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार विभिन्न वार्डों में जहां गंदगी ज्यादा है वहां पर जो है वो केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जो पानी में एडिस मच्छर का जो लार्वा पनपता है वो ना पनपे। क्योंकि मरीजों की जो संख्या है वो राज्य में बढ़ी है। रांची की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो डेंगू के मरीज है वो रांची में पाए गए हैं। तो लोगों को जागरूक करना हमारा मकसद है और यही कारण है कि हमने डॉक्टर जितेंद्र को भी आज अपने स्टूडियो बुलाया, क्योंकि लोग डॉक्टरों की सलाह मानते हैं और यही कारण है। पंकज, चलिए, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जितेंद्र। एक बात जो आप कह रहे थे कि मतलब डेंगू और चिकनगुनिया का अंतर आपने बताया, आप एक बात बता दें क्या दोनों मतलब जो मच्छर है एडिस इजिप्टिस उसी के जरिए दोनों फैलते हैं क्या? जी, इसीलिए मैंने डायग्नोसिस, जैसे अगर चिकित्सीय डायग्नोसिस पर अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग को एज ए डॉक्टर हम लोग दोनों को देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि एडिस इजिप्टी कैरियर है, वेक्टर है, डेंगू का भी है, चिकनगुनिया का भी है। और दोनों जो इन्फेक्शन करता है मोडालिटी भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। डेंगू में खास बात क्या है कि डेंगू में भी बुखार होता है, चिकनगुनिया में बुखार होता है। डेंगू में भी दर्द होता है शरीर में, चिकनगुनिया में भी दर्द होता है। डेंगू में लार्ज ज्वाइंट, बड़ा ज्वाइंट, जैसे केहनी का हुआ या घुटना का हुआ, गर्दन का हुआ, बड़ा ज्वाइंट। चिकनगुनिया का नाम ही है चिकनगुनिया, मतलब जो नाम आया है ना वो बंदर से है, चिंप। वो हाथ उसका जो सिकुड़ा रहता है तो फिंगर्स में, उंगलियों में काफी दर्द होता है। अब डिफरेंसेस पे आती है, ये समानता था डिफरेंसेस में है कि डेंगू के जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसका जो मैकेनिज्म है, पैथोफिजियोलॉजी है, कैपिलरी लीकेज है। तेजी से प्लेटलेट हो या ब्लड प्रोडक्ट्स हो, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी, सारा कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण धमनियों से वो निकलने लगता है, जिसके कारण हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है। पर चिकनगुनिया में नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह प्रेजेंटेशन होता है, तेज बुखार होता है। तो इसलिए डेंगू चिकनगुनिया प्रेजेंट करता है बुखार के साथ, शरीर में दर्द के साथ। पर अगर ये हो गया दोनों बीमारी तो सिक्वली के हिसाब से, मतलब उसका कंसिक्वेंस के परिणाम के हिसाब से डेंगू का पैथोफिज उसका जो बीमारी करने का जो क्षमता है या जो कॉम्प्लिकेशन करने का क्षमता है वो चिकनगुनिया से कहीं ज्यादा है। और दोनों क्या एक साथ भी हो जाते हैं? कई बार ऐसा भी होता है क्या? होने का हो सकता है, पर प्रायः ऐसा नहीं होता है। प्रायः ऐसा नहीं हम लोग को मिलता है कि दोनों का टेस्ट किए, डेंगू का भी NS1 पॉजिटिव आ गया, आईजीजी IgM चिकनगुनिया का भी आ गया। होने का हो सकता है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगा तो, पर ये चांसेस है, पर ऐसा प्रायः मिलता नहीं, इन प्रैक्टिसेस नहीं मिलता। अभी यानी कि रांची और आसपास में मतलब डेंगू ही है? डेंगू ही है, बिल्कुल डेंगू। सत्यव्रत, आप एक बात कह रहे थे नगर निगम की ओर से, नगर निगम एक्टिव आखिर क्यों नहीं हुआ था? जब हम लगातार इस बात को जानते हैं कि हर साल जब एक ट्रांसफ्यूजन एक फेज आता है, जब मौसम में परिवर्तन आता है और खासतौर से बारिश और जब सर्दियों के बीच में एक जो समय होता है उस अंतराल में पानी जब जमा रहता है, वो कारण बन सकता है डेंगू या फिर दूसरे भी किसी भी संक्रामक बीमारियों का। तो उससे पहले निगम जागता क्यों नहीं है? जब मरीज आ जाते हैं, जब दस्तक देने लगता है ये बीमारी, जब रिम्स में कोई रिपोर्ट आ जाती है उससे जुड़ी हुई, तब जाकर क्यों जाग जाता है? और हम लोगों के साथ भी यही बात है, हम लोग भी क्यों अलर्ट नहीं रहते? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा पंकज कि हर बार नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि हर बार जब कोई घटना घटती है, जब समस्या उत्पन्न होती है, तब रांची नगर निगम की नींद खुलती है। लेकिन ऐसा नहीं है। समय समय पर नगर निगम के द्वारा जो विभिन्न वार्ड हैं जहां पर जल का ज्यादा जमाव है, जहां बड़ी नालियां हैं, उसकी साफ सफाई भी की जाती है और वहां ब्लीचिंग पाउडर और जो भी कीटनाशक केमिकल है उनका छिड़काव किया जाता है। लेकिन आपको पता है पंकज कि अभी हाल में त्योहार का सीजन बीता और आने वाले समय में और भी बड़े त्योहार है। नगर निगम के पास कई ऐसे चैलेंज है जो कि नगर निगम लगातार कर रहा है। लेकिन अब
जब डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है राज्य में, तो नगर निगम पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। निगम के अधिकारियों ने बैठक की और बैठक कर सभी वार्ड के जो सुपरवाइजर हैं उन्हें निर्देश दिया है कि जिन जिन वार्ड में जल का जमाव है वहां पर जो है वो साफ सफाई किया जाए, वहां ब्लीचिंग पाउडर और जो कीटनाशक केमिकल है उसका छिड़काव किया जाए। साथ ही लोगों से भी आग्रह किया है, और मैं आपको बता दूं पंकज कि किसी भी महामारी को रोकने के लिए आम लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोगों को अपना दायित्व भी समझना होगा, लोग भी सतर्क हो जाए, क्योंकि जिस तरह से बरसात के बाद आप देखेंगे खासकर घरों में जो है वो कूलर में पानी जो है वो पड़ा रह जाता है। घर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो जो पॉट है, गमला है, वहां पानी पड़ा रह जाता है। कई ऐसे बर्तन है जहां बरसात का पानी जो है वो रखा रह जाता है और लोग सोचते हैं कि यह साफ पानी है, यह साफ पानी है और इस साफ पानी से कोई खतरा नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो डेंगू का जो मच्छर है, जिसका एडिस मच्छर का जो लार्वा है, वो साफ पानी में ही पनपता है। इसीलिए जरूरत है कि अपने घरों में अगर कूलर में पानी अभी भी बचा हुआ है तो उसकी सफाई कर दें। अगर आपके घर के छत पर किसी भी बर्तन में पानी, बरसात का पानी अगर पड़ा हुआ है तो उसकी सफाई कर दें, क्योंकि लोगों को भी जरूरत है कि वो अपनी भूमिका जो है वो निभाए। निगम आप खुद सतर्क रहे, अलर्ट रहे, उन तमाम जो प्रिकॉशंस या फिर जो भी चीजें बताई जाती है इस मच्छर से बचने के लिए और इस बीमारी से बचने के लिए आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के पास एक बार फिर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस जो बीमारी की बात लगातार करें, डेंगू की बात करें, क्या इस डेंगू में घर पे बैठकर भी इलाज हो सकता है, या फिर जैसे कि वायरल में बात की जाती है कि 2 या 3 दिन में हो जाता है, या फिर अस्पताल जाना ही बेहतर होता है, या फिर उसके क्रिटिकलिटी पे डिपेंड करता है सब कुछ? एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बात बोला कि जैसे ये वायरल इन्फेक्शन है, अगर नॉर्मल फ्लू की तरह अगर बुखार होता है तो प्राय वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। तो अगर हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं तो 2 से 3 दिन में बुखार, लो ग्रेड फीवर जो होता है वो ठीक हो जाता है। पर फिर भी अगर बुखार आ रहा है, कुछ रेड फ्लैग साइन मैंने पहले भी जिक्र किया था। देखिए, अगर किसी प्रकार से बुखार आ रहा है तो मैं हमेशा कहूंगा कि चिकित्सा परामर्श हमेशा लेना चाहिए। अगर आपको बुखार आता है तो आप जाके एक बार अपने डॉक्टर से, रिम्स हो या सदर अस्पताल हो या नजदीकी किसी भी डॉक्टर से आप मिलके वो डिस्कस कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर साहब देखकर आपको कुछ टेस्ट लिखेंगे। अगर नॉर्मल मतलब अगर है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, तो कुछ टेस्ट होते हैं, सिंपल टेस्ट सीबीसी होता है, उसमें हम लोग WBC काउंट देख के, प्लेटलेट देख के, हेमाटोक्रिट देख के, और डेंगू का स्पेसिफिक कुछ टेस्ट है, NS1 एंटीजन करते हैं, IgG IgM। ये टेस्ट से हम लोग पता कर लेते हैं कि आपको डेंगू का संक्रमण हुआ है कि नहीं। पर डेंगू का संक्रमण होने मात्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको हुआ भी है तो हम लोग उसका एसेस करते हैं कि आपका लक्षण किस प्रकार का, बुखार है, हल्का है, पैरासीटामोल से उतर जाएगा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पर अगर बुखार है और आपका शरीर में रैशेस आने लगे, प्लेटलेट अचानक से घटने लग रहा है, जॉइंट पेन होने लग रहा है, खांसी है, तो उस कंडीशन में हम लोग कुछ एसेस करते हैं पॉइंट्स को कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है, अगर रैशेस, अगर एक रैश अगर स्वतः आपके शरीर में चकता हो रहा है तो हम लोग मान लेते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग है, होने लगा है और ये कॉम्प्लिकेशन है। इसको हम लोग रेड फ्लैग साइन मानते हैं। जैसे पहले ही बताया कि बीपी भी फॉल होने लग रहा है, पल्स बढ़ रहा है, हेमाटोक्रिट अगर 20% बढ़ गया और चकता दाग, अगर रेड रैशेस आने लगा, तो फिर हम लोग का रेड फ्लैग साइन है। हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए परामर्श करते हैं और फिर फ्लूइड देते हैं। अगर आपको रैश नहीं हो रहा है तो आप दवा जो कई बार इस रैशेस को पॉक्स वगैरह भी मान लिया जाता है कई बार लोगों में कि माता ऐसा कुछ नहीं, तो उसमें जो पॉक्स है उसका रैश अलग होता है, उसका वो बड़ा होगा, ब्लिस्टर होगा, उसमें एक्सकोरिएशन मतलब वो बड़ा होगा, फफूला टाइप। इसमें फफूला नहीं होगा, इसमें चकता मतलब दाग होता है, जैसे लगता है कि कोई उंगली से किया या कोई रगड़ देगा तो वहां पे लाल हो जाएगा। अच्छा। तो ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग माइक्रोवेसल्स होता है, वो फट जाता है, उसके कारण होता है। तो अंदर में आपको बहुत सारा ब्लीडिंग होते रहता है, एग्रेसिव, बाहर से आपको कम दिखता है। उस कंडीशन में हम लोग को प्लेटलेट काउंट देख लेना चाहिए। अगर 10,000 से नीचे जा रहा है या 10,000 20,000 के बीच में भी है, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है, इमेच्योर प्लेटलेट फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, जो सिलेक्टेड जगह में होता है। तो ये सब हम लोग एसेस करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को भर्ती करना है अथवा नहीं करना। अगर नहीं भी, अगर सिंपल है, अगर एसेस नहीं है, सिंपल फीवर है, डेंगू पॉजिटिव आ भी गया, तो हम लोग पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं कि बुखार आने पर पैरासीटामोल लीजिए और कोई दवा नहीं, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई मिस एडवेंचर नहीं, विटामिन का कोई जरूरत नहीं, बस फ्लूइड्स, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब डाब पानी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉल पाउडर के माध्यम से, ग्लूकोज के माध्यम से
फ्लूइड्स लीजिए बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ जुड़े आप, और सत्यव्रत आप भी हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, घबराने की जरूरत बिल्कुल ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी केमिस्ट के पास पहुंच जाओ और पैरासीटामोल ले लें। अगर आपको लक्षण ऐसे आ रहे हैं बुखार का, या फिर कुछ लक्षण डेंगू से जुड़े आ रहे हैं, रेसेस वगैरह के, या प्लेटलेट या फिर ब्लड प्रेशर आपका गिर रहा है, ज्वाइंट पेन है, तो आप डॉक्टर के पास से जाएं। भले डॉक्टर आपको पैरासीटामोल दे, लेकिन केमिस्ट के पास से पैरासीटामोल आपको नहीं लेना, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और साथ में साफ सफाई रखें, पानी को जमा ना होने दें, फुल स्लीव्स वाले कपड़े आप पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, आप डेंगू से बहुत आसानी से बचेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।